तो ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां किस्मत की हुकूमत चलती थी। यहाँ कोई भी किस्मत के खिलाफ नहीं जाता था। हमारा हीरो चांगशिंग भी इन्हीं कठपुतलियों में से एक था। वो ब्रोकन मेरिडियंस के साथ पैदा हुआ और दुनिया ने सोचा कि ये तो ऐसे ही मारा जाएगा। चांगशिंग का जिस्म कमज़ोर था, उम्र छोटी थी और एक ऐसा फ्यूचर जो पहले ही हार चुका था। मगर कुछ लोग सिर झुकाने से इनकार कर देते हैं। चांगशिंग ने भी वही किया। वो कल्टीवेशन के जरिए अपनी तकदीर को पलटना चाहता था। ये कहानी जीत की नहीं बल्कि हार न मानने की है। ये कहानी एक ऐसा योद्धा की है जो किस्मत बदल देने वाला है। तो कहानी की शुरुआत में हम अपने हीरो चांगशिंग को देख पाते हैं, जो कि अपनी किस्मत को बदलने के लिए कई मीलों का सफ़र तय करके शेंदू सिटी जाना चाहता था। वो इतना ज़्यादा रहमदिल था कि उसने अपना खाना भी एक परिंदे को दे दिया और भूखे पेट अपना सफ़र शुरू किया। अब सफ़र में उसके सामने दो रास्ते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसमें से कौन सा रास्ता उसे शेंदू सिटी तक पहुंचा देगा। और तभी वो परिंदा वहां पर पहुंच गया जिसे चांगशिंग ने अपना खाना दिया था। उसने चांगशिंग को सही रास्ता गाइड किया, जिसकी मदद से चांगशिंग फाइनली शेंदू में पहुंच चुका था। यहाँ की तियानदाओ एकेडमी शेंदू की सबसे फेमस और प्रॉस्परस एकेडमी मानी जाती थी। इसे ज्वाइन करने के लिए अक्सर ही भीड़ लगी रहती। साथ ही वहां के नोटिस बोर्ड पर लिखा था कि जो भी पर्सन डोर को ओपन करेगा सिर्फ वही रिटन एग्जाम दे सकता है। तो एक बंदे ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए डोर को ओपन करने की कोशिश की, मगर दरवाजे की मैजिकल पावर ने उसे उठाकर नीचे पटक दिया। जहां सभी लोग उस बंदे का मजाक उड़ा रहे थे, वहीं पर चांगशिंग ने उसे मोरल सपोर्ट दिया और अब वो भी उस डोर को ओपन करने जाने ही वाला था। लेकिन तभी एक कल्टीवेटर तुरंत ही उसकी पल्स को चेक करते हुए उसकी कल्टीवेशन लेवल का पता करने लगा। वो अपने साथी उसे कहने लगा कि अरे, कल्टीवेशन की पहली लेवल छोड़ो, ये बेवकूफ़ तो अभी तक अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस को भी अवेकन नहीं कर पाया। तो चांगशिंग उसे बताता है कि मैंने तो अभी तक अपने कल्टीवेशन की शुरुआत ही नहीं की, इसीलिए मैं तियानदाओ एकेडमी ज्वाइन करना चाहता हूं। जो सुनते साथ ही वो बंदा शॉक होते हुए कहने लगा कि ये एक नंबर 1 एकेडमी है। यहाँ पर लोग कल्टीवेशन की शुरुआत करने नहीं आते, बल्कि यहाँ पर तो बस जीनियस को ही अलाउड किया जाता। मगर चांगशिंग उसे नज़रअंदाज करते हुए सीधे उस डोर के पास पहुंच जाता है। इधर कल्टीवेटर्स आपस में ही शर्त लगा रहे थे कि चांगशिंग कितनी दूर फेंका जाएगा। तो चांगशिंग अपने माइंड में ही वहां लगी फॉर्मेशन डिस्क को स्टडी करने लगा। ये डिस्क सेंसरी स्टोन और गैलरी से बनी हुई थी। सेंसरी स्टोन ट्रू सेंस को अब्जॉर्ब करता है और फिर इसकी कोर उसे लॉक कर देती। अगर ट्रू सेंस स्ट्रांग नहीं रहा तो ये डिस्क गैलरी को एक्टिवेट कर देगी, जिससे उस बंदे को दूर पुश किया जाएगा। चांगशिंग तुरंत ही समझ गया कि ये तो एक नॉर्थ विंड फॉर्मेशन है, तो उसने अपने माइंड में ही इसका सल्यूशन ढूंढना शुरू कर दिया। चांग ने भले ही आज तक कल्टीवेट नहीं किया था, मगर नॉलेज के मामले में कोई उसे बीट नहीं कर सकता। उसने यहाँ पर न जाने कितने ही सारे फॉर्मूलाज का यूज करके इस मुश्किल सी फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया, जो देखते साथ ही वहां मौजूद बंदों के मुंह खुले के खुले रह गए। लेकिन दरवाजा ओपन करते साथ ही एक मास्टर तुरंत ही चांगशिंग पर अटैक कर देता है। हालांकि तभी टैंक 36 नाम के बंदे ने अपनी सोर्ड से उस मास्टर के अटैक को रोक दिया। इस मास्टर का नाम है साउ और ये तियानदाओ एकेडमी का एल्डर था। वहीं पर टैंक 36 सीसी एकेडमी का डिसाइपल है। वो कहने लगा, साउ, तुम एक ऐसे बंदे को बुले कर रहे हो जिस बेचारे ने तो अभी तक कल्टीवेशन की शुरुआत भी नहीं की। तुम्हें तो अपनी हरकतों पर शर्म आनी चाहिए। उतने में ही तियानदाओ एकेडमी के लीडर माओ क्यू वहां पर पहुंच जाते हैं और साउ से कह रहे थे कि तुमने अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। बताओ यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था जो तुम इतना ज्यादा भड़क गए। तो साउ तुरंत ही बताने लगा कि इस बंदे ने हमारे डोर पर लगे हुए मैकेनिज्म को ब्रेक कर दिया। इसे चीटिंग करने के लिए पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो चांगशिंग तुरंत ही माओ क्यू को रिस्पेक्ट देते हुए बताने लगा कि नोटिस बोर्ड पर लिखा गया है कि जो भी इस डोर को ओपन करेगा उसे ही एग्जाम देने का मौका मिलेगा। वहां पर दरवाजे को ओपन करने की कोई भी पर्टिकुलर मेथड लिखी गई नहीं थी, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी रूल को ब्रेक किया है। मगर साओ तो हार मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। वो कह रहा था कि तुम तो अभी तक कल्टीवेशन के फर्स्ट लेवल मैरो क्लींजिंग पर भी नहीं पहुंच पाए, तो तुमने हमारे तियानदाओ एकेडमी को ज्वाइन करने के सपने कैसे देख लिए। एक बात कान खोल कर सुन लो, मैरूम के बेकार लोग हमारे सेक्ट को ज्वाइन नहीं कर सकते। अब ये सुनकर ही चांगशिंग उसे बताता है कि अगर आप लोग बस जीनियस को ही एडमिशन देना चाहते हैं तो अपने इस फेक नोटिस को हटा दीजिए। मैंने आपके एकेडमी के रूल्स को पढ़ा था। आर्टिकल 4 के चैप्टर 17 में लिखा गया है कि रिटन एग्जाम देने के लिए एक कल्टीवेटर होना जरूरी नहीं। 11 साल पहले आपके एल्डर्स ने इस रूल को बनाया था। सेक लीडर माओ क्यू तो चांगशिंग के नॉलेज से ही हैरान हो गए। उन्होंने चांगशिंग को एग्जाम देने के लिए तुरंत ही अलाउड किया। यहाँ पर चांगशिंग एक और बंदे के लिए भी रिक्वेस्ट करता है जो थोड़ी देर पहले ही डोर को ओपन करने में फेल हो गया था। तो मास्टर माओ क्यू ने उसे भी इजाजत दे दी, जो देख साओ की तो खून में ही आग लग गई। वो कह रहा था कि एग्जाम काफी ज्यादा मुश्किल है और तुम्हारे जैसा बंदा कभी इसे पास नहीं कर पाएगा। मगर चांगशिंग उसे इग्नोर कर सीधे एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया। यहाँ पर उन्हें टोटल 36 वॉल्यूम्स दिए गए थे। हर एक स्क्रोल को पूरा करने में 15 मिनट्स का वक्त दिया जाएगा। जो भी 15 मिनट्स में एक स्क्रोल का जवाब लिख नहीं पाया उसे तुरंत ही फेल किया जाएगा।
चांगशिंग ने 3000 डावर स्क्रिप्चर की पढ़ाई की थी। इनफैक्ट उसने अपने दिमाग में एक इल्यूजनरी लाइब्रेरी भी बना ली है, जहां पर उसने पढ़ा हुआ हर एक मैनुअल मौजूद था, जिसके चलते चांगशिंग मुश्किल से मुश्किल सवालों को भी आसानी से सॉल्व करने लगा। इसी दौरान न जाने कितने ही सारे स्टूडेंट्स फेल हो चुके थे। जलकोटा सातो उसके हर एक जवाब को देखकर ही हैरान हो गया। तियानदाओ एकेडमी के इतिहास में आज तक किसी ने भी 36 वॉल्यूम्स पूरे नहीं किए थे, मगर चांगशिंग ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। सबको पता था कि ऐसा ही कारनामा वांग नाम के एक मॉन्क ने किया था, जिसे आज तक एक लेजेंड के नाम से जाना जाता है, लेकिन चांगशिंग ने तो उसे भी पीछे छोड़ दिया। इधर साऊ को तो काफी ज्यादा टेंशन आ जाती है, और उतने में ही डिवाइन जनरल की खास सर्वेंट शांग वहां पर पहुंच गई। वो साऊ से कह रही थी कि हमारी लेडी जू ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। उस पैगाम को पढ़ते साथ ही साऊ के चेहरे पर ईविल स्माइल आ गई। अब थोड़ी देर में रिजल्ट की नोटिस लगाई जाती है। चांगशिंग ने जिस बंदे की मदद की थी उसने भी एग्जाम क्लियर कर लिया, मगर चांगशिंग का नाम उस लिस्ट पर मौजूद ही नहीं था। तो साऊ से बात करने चला गया। वो कह रहा था कि मैं अपने रिजल्ट्स को रीचेक करवाना चाहता हूं, मेरा नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं है। जिस पर साऊ कहने लगा कि तेरा नाम उस लिस्ट पर नहीं है तो इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला है, और तेरा नाम उस लिस्ट पर होना भी क्यों चाहिए। तभी टैंक 36 वहां आकर कहता है कि नाम तो इसका होना ही चाहिए, इसने हर एक सवाल का सही जवाब दिया था। तो साऊ कहने लगा, देखो तुम बीच में दखल मत दो। जिस पर टैंक 36 कह रहा था कि अरे लेकिन बीच में दखल देना तो मेरी फेवरेट हॉबी है, चल जल्दी बता इस बंदे का नाम लिस्ट पर क्यों नहीं लिखा गया। तो साऊ उसे धीरे से कहता है, मेरे बाप प्लीज शोर मत मचा, देख मैं तुझे कोई रीजन नहीं दे सकता। साथ ही वो चांगशिंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगी। जो सुनते साथ ही टैंक 36 तो साऊ की पिटाई करने ही वाला था, मगर चांगशिंग ने उसे रोक लिया। वो कह रहा था कि मेरे लिए तुमने स्टैंड लिया उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं, लेकिन तियानदाओ एकेडमी अगर मुझे एडमिशन नहीं देना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं किसी और सेक्ट को ज्वाइन करूंगा। तो टैंक 36 हैरान होते हुए उससे पूछता है कि मेरे भाई क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, इन लोगों ने तुम्हें बेवजह रिजेक्ट किया है। जिस पर चांग कह रहा था कि गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, अगर रीजन ज्यादा सॉलिड हो तो ही गुस्से में अपना खून जलाओ। टैंक 36 तो उसकी बातें सुनते ही समझ गया कि ये बंदा काफी ज्यादा दिलचस्प है, इसीलिए वो चांगशिंग को डिनर पर इनवाइट करता है। इन दोनों ने फॉर्मली एक दूसरे को अपने नाम बताकर इंट्रोड्यूस किया। टैंक 36 कह रहा था कि तुम इतने स्मार्ट हो मगर तुम्हारा नाम काफी ज्यादा साधारण रखा गया। जिस पर चांगशिंग कहने लगा कि मेरा नाम जरूर से साधारण होगा, मगर इसका मतलब काफी अच्छा है। वैसे आपके नाम के सामने 36 लगाया गया, क्या आप अपनी फैमिली के 36वें बेटे हो। जो सुनते साथ ही टांग की तो हंसी छूट गई। वो कह रहा था, मेरे भाई मेरी मदर इतने सारे बच्चे पैदा नहीं कर पाई। दरअसल 36 ये मेरी अजूर क्लाउड लिस्ट की रैंकिंग है। 36 रैंकिंग काफी नीचे आती है, तो मैंने जानबूझकर उसे अपने नाम में शामिल कर दिया ताकि मैं खुद को याद दिलाता रहूं कि मैंने जल्दी से अपनी रैंकिंग को लेवल अप करना चाहिए। ये मेरा खुद को मोटिवेट करने का एक तरीका है। अब चांगशिंग को तो अजूर क्लाउड लिस्ट के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, इसीलिए टैंक 36 उसे बताने लगा कि ये हमारे ग्रेट जाओ कॉन्टिनेंट के यंग जनरेशन की रैंकिंग है। तुम जितनी ज्यादा हायर रैंकिंग पर जाओगे उतने ही इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम में फर्स्ट प्लेस हासिल करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब ये लोग बात कर रहे थे कि तब तक इनका खाना भी सर्व किया गया। चांगशिंग ने देखा कि मौसम के हिसाब से तो इसमें से एक भी डिश सूटेबल बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब टैंक 36 ने इतने प्यार से खाना ऑर्डर किया था तो चांगशिंग भी उसे खाने लगा। टैंक 36 उससे कहता है कि शायद तुम शेंदू से बिलोंग नहीं करते, तो चांगशिंग भी उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। वो कहता है कि मैं जिनिंग माउंटेन में अपने मास्टर और सीनियर भाई के साथ मेडिसिन की पढ़ाई करता था। जिनिंग का नाम सुनते ही टैंक तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो कहता है कि ये जगह ग्रेट जाओ कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न बॉर्डर पर है, तुम तो काफी दूर से आए हो। जिसके बाद वो चांगशिंग से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछने लगा, तो चांगशिंग उसे बताता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मुझे तो मेरे मास्टर और सीनियर भाई ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। मास्टर ने बताया था कि मैं मेरे सीनियर भाई को एक टोकरी में मिला था। उस दिन ठंड काफी ज्यादा थी, तो मुझे सीनियर यूरेन का प्यार से छूना भी वार्म लगा। वो मुझे अपने साथ ले जाने ही वाले थे कि तभी वहां पर एक विशाल गोल्डन ड्रैगन पहुंच गया, लेकिन सीनियर भाई यूरेन मेरे सामने शील्ड बनकर खड़े रहे। तभी मेरे मास्टर जीचन वहां पर पहुंच गए। वो तो इतने ज्यादा पावरफुल है कि मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई उन्हें बीट कर पाएगा। उन्होंने अपनी स्वॉर्ड को समझकर उस ड्रैगन पर वार किया, जिससे उस ड्रैगन का विस्कर कट गया था, यानी कि ड्रैगन की बियर्ड। तो वो ड्रैगन तुरंत ही वहां से चला गया। उसी दिन से मेरी परवरिश मेरे मास्टर और सीनियर ने मिलकर की। मैं काफी ज्यादा कमजोर था, तो मेरे मास्टर ने जानबूझकर मेरा नाम चांगशिंग रखा, जिसका मतलब है ब्लेसिंग फॉर लॉन्गिविटी। मेरे भाई यूरेन भी हैंडीकैप थे, मगर उनके जैसा प्यारा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। हमारे मास्टर ने हमें कभी कल्टीवेशन नहीं सिखाई। उन्होंने तो हम दोनों से 3000 स्क्रिप्चर्स की प्रैक्टिस करवाई। जब भी मैं टाइम पास करता या सवालों के गलत जवाब देता तब मास्टर मुझे पनिश करते। सो उनके डर के मारे ही मैंने न जाने कितनी सारी किताबें फिनिश कर दी। 3000 स्क्रिप्चर्स का हर एक लफ्ज मुझे याद है। और फिर एक दिन व्हाइट क्रेन परिंदे के जरिए एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट डिलीवर किया गया।
दरअसल मेरे मास्टर ने उस लड़की के ग्रैंडफादर की जान बचाई थी, तो उन्होंने इस एहसान का बोझ थोड़ा सा कम करने के लिए मेरे साथ उस लड़की की शादी फिक्स कर दी। हम दोनों अक्सर ही एक दूसरे को लेटर्स भेजा करते। उसने मुझे बताया था कि जब मैं जवान हो जाऊं तब उससे मिलने के लिए मुझे सिंधु सिटी जाना पड़ेगा और मुझे वहां का खाना खिलाने वाली थी। साथ ही पूरे टाउन को भी एक्सप्लोर करना था और मैं भी उससे मिलने के लिए बेताब था। लेकिन फिर एक रात मुझे अचानक से ही तकलीफ होने लगी। मेरी वेन्स ने पूरे कोर्टयार्ड को जगमगा दिया। सीनियर भाई यूरेन भी ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा पैनिक हो गए। जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरी फैमिली मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान है। मास्टर ने बताया कि मेरे इस इलनेस को कोई भी हीलर ठीक नहीं कर सकता और यही मेरी तकदीर थी। तो उसी दिन मैंने फैसला लिया कि अगर यही मेरी तकदीर है तो मैं इसे बदल के रख दूंगा। मास्टर ने मुझे बताया कि 800 सालों में बस 3 लोग ही अपनी तकदीर को पलट पाए। तो मैंने भी ये फैसला लिया कि मैं वो चौथा शख्स बनूंगा जो अपनी तकदीर को पलट के रख दे। मास्टर भी मेरे इस फैसले से काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उन्होंने मुझे बताया कि सिंधु जाकर वहाँ के इंपीरियल कोर्ट एग्जाम में पहली रैंकिंग हासिल करो, तभी जाकर तुम्हें अपनी तकदीर को बदलने का रास्ता मिलेगा। मेरे भाई यूरेन ने मुझे वो शॉर्ट ब्लेड गिफ्ट कर दी जो कि ड्रैगन की बियर्ड को रिफाइन करके मेरे मास्टर ने फॉर्म की थी। मेरे भाई यूरेन बात तो नहीं कर सकते थे, मगर उन्होंने मुझे इशारों में बताया कि उन्हें मुझ पर पूरा यकीन है और वो मेरे वापस आने का इंतजार करेंगे। चैंगशिंग की ये कहानी सुनकर तो टांग 36 काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गया। वो कहता है, मेरे भाई, आज के बाद तुम्हें अपने सगे भाई जैसा प्यार करूंगा। बस मुझे एक ही बात समझ नहीं आ रही, तुम तो इतनी दूर से पहली बार शो सिटी आए हो, फिर तियांदा अकेडमी तुमसे इतना खुन्नस क्यों निकाल रही? कहीं इसके पीछे की वजह तुम्हारा वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है? क्या तुम मुझे मेरी होने वाली भाभी का नाम बता सकते हो? जिस पर चैंगशिंग कहने लगा कि उसका घर इसी शेंदू सिटी में है और उसका नाम है ज़े यूरोंग। अब ये नाम सुनते ही टांग 36 को तो झटका लग गया। वो बताता है कि ज़े यूरोंग ने 10 साल की उम्र में ही ट्रू फीनिक्स ब्लड को अवीकन करके वो इस कॉन्टिनेंट की जीनियस बन गई। उसने तो अज्योर क्लाउड लिस्ट पर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की और आगे चलकर वो एक साइंटिस्ट बनेगी। क्या वाकई वही बंदी तुम्हारी फियांसे है? तुम श्योर तो हो ना? जिस पर चैंगशिंग इमोशनल होते हुए कहने लगा कि मेरे लिए तो अभी भी वही शरारती बच्ची है जो मुझे ढेर सारे लेटर्स भेजती थी। लगा ही नहीं था कि आगे चलकर वो इतनी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग बन जाएगी। मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। तभी टांग 36 कहने लगा कि भाई, अब तो सारी पिक्चर क्लियर हो गई। अकेडमी ने तुम्हें रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि डिवाइन जनरल जू के घर पर पता चल गया होगा कि तुम शेंदू सिटी में पहुंच चुके हो और डिवाइन जनरल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अगर जू यूरोंग की शादी की बात टाउन में फैल जाती तो लोग उनसे सवाल पूछेंगे कि जू यूरोंग का होने वाला हस्बैंड तो माउंटेन में रहने वाला बंदा है। उनकी रेपुटेशन बर्बाद हो जाएगी, खासकर तुम्हारे उस होने वाले ससुर जी की। उसका नाम शीजी है और वो अपनी बेरहमी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। अभी ये सारी बातें सोचकर चैंगशिंग भी परेशान हो गया। वो तो अब सीधे जू फैमिली की तरफ निकल पड़ा था। साथ ही वो दिल ही दिल में कहने लगा कि मैं यूरोंग को ज़बरदस्ती रिश्ते में नहीं बांध सकता और ना ही मेरी वजह से उसकी मुश्किलें बढ़नी चाहिए। मेरी वजह से उसकी रेपुटेशन बर्बाद हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए अब मैं खुद होकर ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट उसे वापस दे दूंगा। मगर तभी जू यूरोंग के फादर शीजी वहां पर पहुंच गए। ये बंदा ईस्टर्न रीजन का डिवाइन जनरल था। वो चैंगशिंग से कहने लगा कि वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मेरे हवाले करके शेंदू से दफा हो जाओ, वरना तुम कल का सूरज नहीं देख पाओगे। तो चैंगशिंग भी उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहने लगा कि मैं खुद ही कॉन्ट्रैक्ट वापस देने जा रहा था, तो क्या मैं इसे जू यूरोंग को खुद पर्सनली मिलकर दे सकता हूं? जिस पर शीजी कहने लगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो। हालांकि चैंगशिंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं ये मिस यूरोंग को खुद देकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अगर उन्होंने वो सारे लेटर्स ना भेजे होते तो मैं कभी भी उनसे दोस्ती नहीं बढ़ा पाता। मगर शीजी तो काफ़ी ज़्यादा भड़क गया। वो कहता है कि मेरी बेटी फिलहाल सेंटिस पीक पर है। क्या तुम चाहते हो वो खुद यहाँ आकर पब्लिकली खुद की बेइज्जती करे? हो सकता है तुमसे मिलने के बाद वो तुम्हें हमारे घर में पनाह दे दे और शायद यही तुम्हारा इरादा है। और इतना कहते साथ ही शीजी अपने ब्लैक यूनिकॉर्न से उस पर हमला कर देता है, जिसमें चैंगशिंग भी घायल हो गया। मगर उसे पता था कि इस यूनिकॉर्न की वीकनेस कहाँ पर होगी, तो वो अपने नीडल्स का यूज़ करके उस यूनिकॉर्न को वहां से भगा देता है। जो देख शीजी कह रहा था कि तुम तो कल्टीवेटर भी नहीं हो, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे? और फिर वो बंदा चैंगशिंग पर ऑटम रेन एरी ब्रेकिंग सेबर का इस्तेमाल करने वाला था। चैंगशिंग को ऑलरेडी इस टेक्निक का नॉलेज था और वो ये भी जानता है कि इस हमले को डॉज करना इम्पॉसिबल होगा। यहाँ पर शीजी उससे कह रहा था कि ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है, बताओ क्या तुम वो कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तैयार हो? लेकिन चैंगशिंग ने उसे बताया कि वो कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ यूरोंग को ही दे सकता है, उसे बस यूरोंग से पर्सनली मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना था। जो सुनते साथ ही शीजी ने गुस्से में आकर अपने मल्टीपल स्लैशेज रिलीज कर दिए। यहाँ पर चैंगशिंग तुरंत ही अपने माइंड में कोई ट्रिक ढूंढने लगा। उसने 3000 स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई की थी, तो इस दुनिया में ऐसा कोई मसला एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसका सोल्यूशन उस स्क्रिप्चर में ना लिखा हो।
इसलिए वो हर एक सेक्ट की टेक्निक को चेक करने के बाद फाइनली थंडर को समन करके आगे बढ़ने लगा। शीजी तो ये देखकर ही हैरान था कि इस लड़के ने गोल्डन नीडल का यूज करके लाइटनिंग को समन किया है। यहाँ पर वो अपनी ड्रैगन ब्लेड लेकर शीजी पर अटैक करने पहुंच गया था, मगर शीजी समय रहते एक जोरदार पंच हिट करके उसे दीवार पर पटक देता है, जिसमें चैंगशिंग बुरी तरह से घायल हो गया। शीजी इतना तो समझ गया था कि ये बंदा काफी स्मार्ट, बहादुर और समझदार है। अगर ये जिंदा रहा तो आगे चलकर मेरे लिए मुसीबतें खड़ी करेगा। तो तुरंत ही आर्मी ब्रेकर को एक्टिवेट करते हुए अपनी ब्लड ऑरा को रिलीज करके चैंग को पीछे की तरफ पुश कर देता है। साथ ही यहाँ पर शीजी ने अपनी स्वॉर्ड को रेज करते हुए स्टार डोमेन क्रिएट कर ली, जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी कि टांग 36 ने भी उसे दूर से ही देख लिया। वो समझ गया था कि उसका दोस्त खतरे में है, तो तुरंत ही चैंगशिंग की मदद करने के लिए रवाना हो गया। इधर शीजी कह रहा था कि मेरी बेटी के पास ट्रू फीनिक्स ब्लड है, इस दुनिया में उसके जैसा और कोई नहीं। जो सुनकर चैंगशिंग कह रहा था कि अगर वो पावरफुल है तो क्या फिर मुझे मौत मिलनी चाहिए? ये कहाँ का कानून है? यहाँ पर वो गोल्डन ड्रैगन को समन करते हुए कहने लगा कि इस दुनिया में हर एक बंदा स्पेशल है, तो आप किसी को भी ऐसे जलील नहीं कर सकते। उसकी बातें सुनकर ही शीजी का मुंह बंद हो गया। चैंगशिंग कहने लगा कि पहला तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खुद ही ब्रेक करना चाहता था। मुझे लगा कि मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूं, लेकिन अब मैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं करूंगा। पहले मैं तुम्हारी सेबरी को ब्रेक करूंगा और फिर तुम्हारी स्टार डोमेन को। वेल, चैंगशिंग के पास कल्टीवेशन नहीं तो क्या हुआ, वो काफी ज्यादा स्मार्ट था। शीजी कितना ही पावरफुल क्यों न रहे, चैंगशिंग कभी भी पावर्स के सामने सिर नहीं झुकाता, बल्कि वो उसी को रिस्पेक्ट करेगा जो रिस्पेक्ट के लायक है। खैर, अभी ये दोनों एक दूसरे पर हमला कर पाए इससे पहले वहां पर एक बंदी पहुंच गई। उसने तो आते साथ ही कई सारे लोटस फ्लावर ब्लूम करके शीजी की सेबर एरी को ब्रेक कर दिया। वेल, इसका नाम है मोयू और ये चीफ इंपीरियल ऑफिशियल थी। शीजी उससे कहने लगा कि मिस मोयू, मैं यहाँ पर अपने फैमिली के मैटर्स को अटेंड कर रहा हूँ, तो आप इसमें इंटरफियर क्यों कर रही हो? जिस पर वो कहने लगी कि मैं यहाँ पर कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहती, बल्कि मैं तो हमारे ग्रैंड होली फादर की डिवाइन डिग्री लेके आई हूँ। जो सुनते साथ ही ये सभी लोग घुटनों पर आ गए। अब मोयू उन्हें वो ऑर्डर पढ़कर सुना रही थी, जिसमें शेंदू के ग्रैंड होली फादर ने चैंगशिंग को शेंदू में रहने की इजाजत दी थी। साथ ही उसमें यह भी बताया गया कि चैंगशिंग अब स्टेट रिलीजियस एकेडमी को ज्वाइन करेगा। इसी दरमियान टांग 36 भी अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है। इधर शीजी कह रहा था कि ये तो माउंटेन्स का एक मामूली सा मॉडल है, इसे हमारे होली फादर इतनी इज्जत क्यों दे रहे हैं? जिस पर मोयू कहती है कि जरा सोच समझकर बात करो, कहीं आप हमारे ग्रैंड होली फादर के डिवाइन ऑर्डर की नाफरमानी तो नहीं करना चाहते? शीजी को पता था कि अगर वो ऑर्डर के खिलाफ गया तो होली डिवाइन उसकी ऐसी की तैसी कर देगा, इसलिए शीजी ने चुपचाप से अपना मुंह बंद कर लिया। वहीं पर टाडांग 36 धीरे से अपने दोस्त से पूछने लगा कि भाई, क्या तुम वाकई शीजी की स्टार डोमेन को ब्रेक कर सकते थे? जिस पर चैंगशिंग कहता है, ना, मैं तो बस ब्लफ कर रहा था। जो सुनकर अटांग भी खुश हो गया। वो कहता है कि भले ही तुमने झूठ बोला, लेकिन शीजी को पूरा यकीन था कि तुम में वो काबिलियत है। तब तक नई सुबह हो चुकी थी, तो चैंगशिंग भी वहां से निकल पड़ा। टांग उससे पूछता है, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर चैंगशिंग ने जवाब दिया कि मैं एक नए दिन की नई सुबह देखने जा रहा हूं। साथ ही चैंगशिंग मोयू का भी शुक्रिया अदा करने लगा। तो मोयू कहती है कि अब तुम जिंदा रहोगे, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, बस अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में किसी को मत बताना। खैर, मैं एक और बात से क्यूरियस हूं, भले ही हमारे ग्रैंड होली फादर ने तुम्हारी जान बचाई, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने तुम्हें उस अबिस में बैनिश किया। वो तुम्हें किसी और सेक्ट में भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वेल, मोयू स्टेट रिलीजियस एकेडमी का जिक्र कर रही थी। जब चांगशेंग और टांग वहां पहुंचे तब तक एक कुत्ता इस प्रॉपर्टी पर हल्का हो रहा था, जो देख तो टांग काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहने लगा कि शायद इसी वजह से तो वो शीजी चुपचाप से वहां से चला गया। ग्रैंड होली फादर ने तुम्हें इस खंडर में रहने के लिए बताया है, ये कोई एडमिशन नहीं बल्कि कैद खाना होगा। जिस पर चांगशिंग कहने लगा कि हमारे कंट्री में न जाने कितनी सारी रिलीजियस टॉप एकेडमीज हैं, मेरे ख्याल से ये स्टेट रिलीजियस एकेडमी उन सभी में से टॉप पर होगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जगह ऐसी वीरान क्यों बन गई, इसका तो किसी भी रिकॉर्ड में जिक्र नहीं है। सो अब टांग 36 उसे इस एकेडमी की कहानी बताने लगा। वो कहता है कि 20 साल पहले इस स्टेट रिलीजियस एकेडमी का मास्टर शैंग टियानहाई फैमिली की होली इम्प्रेस के रूल से खुश नहीं था, तो इस पूरी की पूरी एकेडमी ने टियानहाई इम्प्रेस के खिलाफ बगावत कर दी। मास्टर शैंग ने इम्प्रेस से रिक्वेस्ट की थी कि उसने अपना तख्त छोड़ देना चाहिए ताकि इस दुनिया में जस्टिस को अपहोल्ड किया जाए। भले ही मास्टर शैंग की बातों में सच्चाई थी, लेकिन वो ठहरी एक इम्प्रेस, इसलिए ग्रैंड होली फादर ने भी उसी बंदी का साथ दिया। उन्होंने मास्टर शैंग से कहा कि तुमने अपनी लिमिट को क्रॉस किया है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और फिर होली फादर ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए शैंग के साथ साथ इस स्टेट रिलीजियस की बिल्डिंग को भी तबाह कर दिया। उनके एक ही हमले में ये एकेडमी 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई।
मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही कि ग्रैंड होली फादर ने तुम्हें उसी एकेडमी में क्यों भेजा होगा जिसे उन्होंने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया था। होली फादर को पता था कि टियान हाई की रॉयल फैमिली ने दूसरी 5 एकेडमीज के साथ अलायंस फॉर्म करके इस एकेडमी के बचे हुए सभी लोगों का खात्मा किया। यानी कि इस एकेडमी में रहने के बाद तुम बिना कुछ करे ही उन 5 एकेडमीज के दुश्मन बन जाओगे। तो बताओ मेरे भाई, क्या तुम अभी भी इस बेकार सी जगह पर रहना चाहोगे? जिस पर चांग जवाब देते हुए कहने लगा कि ये जगह जीनिंग के ओल्ड टेम्पल जैसी ही हरी भरी है। ये शांत भी है और नेचर के करीब भी। इनफैक्ट ये जगह तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं यहाँ पर आराम से सेटल हो जाऊंगा। वैसे भी मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम में टॉप करने के बाद ही मैं अपनी तकदीर को बदल पाऊंगा, तो इस एकेडमी का स्टूडेंट बनने के बाद ही मुझे वो मौका मिल सकता है। जिस पर टांग कहने लगा, भाई तुझे तो कल्टीवेशन भी नहीं पता और यहाँ कोई मास्टर नहीं है जो तेरी मदद कर पाए। जिस पर चांग कहता है कि मैंने कभी जानबूझकर कल्टीवेट नहीं किया था, लेकिन मैं जानता हूं कि प्रोग्रेस कैसे की जाए। तो टांग 36 ने फटाफट से जाकर उसकी मेरिडियंस को चेक किया, जिसके बाद वो पैनिक होते हुए बताता है कि भाई तेरी तो हर एक मेरिडियन शैटर्ड है। इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम में सिर्फ 3 महीनों का वक्त बाकी है, तो बताओ तुम इतने कम वक्त में अकेले कल्टीवेट कैसे कर पाओगे? जिस पर चांगशिंग कहता है कि मेरे मास्टर ने मुझे बताया था कि नॉलेज को गेन करने की कोई टाइम लिमिट नहीं होती। अक्सर देरी से आए लोग ही सबसे पहले ही टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मैं भी 3 महीनों में ही टॉप पोजीशन को क्लेम करूंगा। और अब ये लोग स्क्रिप्चर पवेलियन के सामने पहुंच गए। यहाँ पर एक मैकेनिज्म लॉक लगा था, इसे ओपन करने के लिए चाबी की जरूरत पड़ेगी। तो चांगशिंग सीनियर इंस्ट्रक्टर जिन के पास पहुंच गया। उसने जैसे ही स्टेट रिलीजियस की चाबी मांगी, जिन उस पर भड़क जाता है। वो अपने गार्ड से कह रहा था कि ये बंदा बेवजह मजाक करके मेरा टाइम बर्बाद कर रहा, जल्दी से इसकी पिटाई लगा दो। तो चांगशिंग तुरंत ही उन्हें ग्रैंड होली फादर के ऑर्डर दिखा देता है। उसे देखते साथ ही जिन का रवैया तो तुरंत ही बदल गया। जो लोग चांगशिंग को कूटने आए थे वही उसे मसाज देने लगे। इतना ही नहीं, वो उससे पूछ रहे थे कि सर इतना प्रेशर ठीक है या और जोर लगाएं। तो चांगशिंग जैसे तैसे उनसे अपनी जान छुड़ाकर जिन को ऑर्डर शो करता है। जिन तुरंत ही वो स्क्रोल वापस करते हुए कहने लगा कि जब तुम हॉल में आए थे ना, उसी वक्त मैं समझ गया कि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। अब तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं सारे काम संभाल लूंगा। इतना ही नहीं, वो चाबी के साथ साथ ढेर सारे पैसे, स्टूडेंट लिस्ट बुक और स्टैम्प भी पैक कर देता है। चांगशिंग कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि सर आप ये स्टैम्प मुझे क्यों दे रहे हो? जिस पर जिन बताता है कि अब तुम अकेले ही इस एकेडमी के कर्ता धर्ता हो, और वैसे भी रूल्स के अकॉर्डिंग तुम वहां के लीडर बन गए। हाँ, ये बात और है कि वहां पर कोई और नहीं जिस पर तुम हुक्म चला सको। सो अब चांगशिंग ने तुरंत ही जाकर स्क्रिप्चर पवेलियन को ओपन कर दिया। उसने देखा कि वहां पर ढेर सारी किताबें रखी गई हैं, जो कि 3000 स्क्रिप्चर से बिल्कुल अलग थीं। चांगशिंग कहने लगा कि एकेडमी वाकई ग्लोरियस होगी। एक जमाने में यहाँ पर चहल पहल थी और आज ये जगह पूरी तरह से वीरान है। सो अब चांगशिंग ने वहां की क्लीनिंग करना शुरू कर दी, जिसमें मास्टर जिन और उसके साथी भी चांगशिंग की मदद करने लगे। जिन कह रहा था कि खुद ग्रैंड होली फादर ने आपको रिकमेंड किया है, तो आप जरूर से एलिमिनेशन रेल्म पर होंगे। तो चांगशिंग ने इसका जवाब ना ही दिया। जिन कह रहा था कि फिर आप मैरो क्लींजिंग रेल्म पर होंगे, तो इसका भी जवाब उसे ना ही मिला। चांगशिंग कह रहा था कि मैं आज से ही कल्टीवेशन की शुरुआत करने जा रहा हूं, जो सुनकर ही जिन काफी ज्यादा परेशान हो गया। वो तुरंत ही प्लम ब्लॉसम कोर्ट के मास्टर मिलिशा के पास जाकर बताता है कि उस बच्चे ने तो अभी तक कल्टीवेशन की शुरुआत भी नहीं की। अब आप ही बताएं, मैं ऐसे बंदे को सेक चलाना कैसे सिखाऊंगा? लेकिन मास्टर मिलिशा तो बिल्कुल ही रिलैक्स थे। वो कहते हैं कि कुछ फूल लेट ब्लॉसम में खिला करते हैं और हेवन उन पर अपनी रहमत बरसाता है। चांगशिंग भी उन्हीं देर से खिलने वाले फूलों में से एक है। खैर, आज मैं तारों को निहारने वाला हूं, तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ रुक जाओ। हो सकता है कि आज हमें कोई खूबसूरत नजारा देखने को मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ चांगशिंग अपनी मैरो क्लींजिंग की बुक लेकर गार्डन में चला गया। आज उसके कल्टीवेशन का पहला दिन था। कल्टीवेट कैसे किया जाता है ये तो उसे ऑलरेडी पता था, इसीलिए वो इस बुक में लिखी गई हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। यहाँ पर हमें कल्टीवेशन की लेवल्स बताई गई। पहली थी मैरो क्लींजिंग, सेकेंड थी सील्ड एलिमिनेशन, थर्ड है अप्रोचिंग द प्रोफाउंड ट्रुथ, फोर्थ है स्टार गैदरिंग, पांचवी है फॉलोइंग द सेंट, और आखिर में है डिवाइन कंसीलमेंट। कल्टीवेशन के पहले पड़ाव में ये कल्टीवेटर को अपने डेस्टिनी स्टार को लाइटन अप करना पड़ेगा। वो बंदा अपने डिवाइन कॉन्शियसनेस की मदद से सी ऑफ स्टार्स में एंटर करेगा और फिर उस अनगिनत सितारों में से उसका खुद का डेस्टिनी स्टार ढूंढेगा। जितना स्ट्रॉन्गर उस बंदे का डिवाइन कॉन्शियसनेस होगा, उतना ही पावरफुल डेस्टिनी स्टार वो बंदा पिक कर सकता है। यहाँ पर चांगशिंग कह रहा था कि रीडिंग से डिवाइन कॉन्शियसनेस काफी अच्छे से डेवलप हो सकती थी, और इसी वजह से मेरे मास्टर ने हमेशा रीडिंग के लिए बताया, न कि कल्टीवेशन के लिए। और आज मेरी परीक्षा है। यहाँ पर हम चांगशिंग की सोल को देख पाते, जो कि सी ऑफ स्टार्स में पहुंच गई थी। उसने फॉर द फर्स्ट टाइम सी ऑफ स्टार्स को विटनेस किया था।
वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। अरे अब उसे इन लाखों करोड़ों सितारों में उसका डेस्टिनी स्टार ढूंढना था। थोड़ी देर में वो रेड कलर का स्टार उसे नजर आता है। इस फिनोमेना को जिन और मास्टर मिलिशा भी देख पा रहे थे। जिन कहने लगा कि ऐसा गजब का डेस्टिनी स्टार तो मैंने पहली बार देखा है। और राइजेस एकेडमी से स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज हो रही। शायद ये स्टार हमारे चांगशिंग का होगा। जिस पर मास्टर मिलिशा ने भी हाँ में जवाब दिया। इधर जीनिंग में चांग के मास्टर सीनियर यूनरन भी सितारे को देख पा रहे थे। यूनरन इशारों में मास्टर से कहने लगा कि सितारा मुझे जाना पहचाना मालूम हो रहा, कहीं ये हमारे चांगशिंग का तो नहीं है। तो मास्टर कहती है हाँ ये उसी का है। और ये डेस्टिनी स्टार काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा, मगर वो काफी ज्यादा दूर है। तो चांगशिंग को सी ऑफ स्टार्स में मौजूद लाइफ एंड डेथ गेट को पार करना पड़ेगा। इधर चांगशिंग तो काफी ज्यादा खुश होकर अपने डेस्टिनी स्टार की तरफ आगे बढ़ने लगा, मगर तभी वो लाइफ एंड डेथ गेट से टकरा जाता है। वो गेट उसे आगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा था। चांगशिंग ने इसे किसी गेट के बारे में पढ़ा नहीं था, उसे तो बस अपने डेस्टिनी स्टार को हासिल करना है। मगर जैसे ही उसने डोर को टच किया, उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस डैमेज होने लगी। यानी कि इस गेट को पार करने से उसकी माइंड स्पेस पूरी तरह से शैटर होकर उसकी मौत हो सकती है। मगर चांगशिंग तो पक्के इरादों वाला बंदा था। वो कहता है कि तकदीर को बदलने का ये मेरा पहला कदम है, मैं अभी से तो पीछे नहीं हट सकता। इसलिए वो उस गेट को पुश करने लगा। जितनी उसकी डिवाइन कॉन्शियसनेस डैमेज होगी, उतना ही उसका डेस्टिनी स्टार कमजोर पड़ेगा। इधर यूनरन भी घबराते हुए मास्टर से कह रहा था कि जूनियर की ऑरा तो कमजोर पड़ गई। वहीं पर चांगशिंग लाइफ एंड डेथ डोर की एनर्जी से पीछे की तरफ पुश हो गया। इस पल में उसे अपने मास्टर की कई बातें याद आने लगीं। उन्होंने बताया था कि जब तुम कल्टीवेशन की जर्नी शुरू करोगे, तब तुम्हें न जाने कितनी ही बार लाइफ एंड डेथ सिनारियो को फेस करना पड़ेगा। अगर तुम ये सोचो कि जिंदगी बहुत छोटी है, तो तुम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी पार कर जाओगे। वहीं पर चांगशिंग का डेस्टिनी स्टार और भी ज्यादा फीका पड़ गया था, जो देख उसके मास्टर यूनरन भी मायूस हो गए। इनफैक्ट थोड़ी देर में वो स्टार पूरी तरह से डिसअपियर हो गया, जो देख जिन भी परेशान हो जाता है। वो कह रहा था कि कहीं चांगशिंग फेल तो नहीं हो गया, जिस पर मास्टर मिलिशा कहती है कि बस थोड़ा सा इंतजार करो। इधर चांगशिंग को अपने बचपन की बातें याद आने लगीं। वो सोचता है कि अगर मेरा इलनेस बढ़ा तो मैं मेरे अपने ही लोगों का बोझ बढ़ा दूंगा। मुझे तो उनका सहारा बनना है। मैं अपने मास्टर और सीनियर को निराश नहीं कर सकता। मुझे जीना है ताकि इस दुनिया की खूबसूरती को देख पाऊं। मैं मास्टर को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। मुझे यूरोंग से भी मिलना है। और उतने में ही चांगशिंग की बॉडी में ढेर सारी ऑरा समाने लगी। दरअसल उसका डेस्टिनी स्टार ही उसकी मदद कर रहा था, इसलिए चांग ने एक ही सेकंड में उस लाइफ एंड डेथ गेट को ब्रेक कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही पूरा आसमान चमकने लगता है। मास्टर के चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वहीं पर जिन की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कहते हैं कि इस बच्चे ने तो डेस्टिनी स्टार को लाइटन अप किया। वाकई ये बंदा बहुत ही ज्यादा खास है, वरना ऐसा खूबसूरत डेस्टिनी स्टार किसी के पास नहीं होता। वहीं पर मास्टर मिलिशा कह रही थीं, देखा ना, मैंने कहा था कुछ फूल खिलने के लिए थोड़ा सा वक्त लेते हैं, मगर उनकी खुशबू कमाल की होती है। इस नज़ारे को जियोरोंग ने भी देख लिया। वो कहती है कि ऐसा नज़ारा तो मैंने पहले भी देखा था। अद्भुत सितारा तो सिर्फ मेरे लिटिल टाविस्ट का ही हो सकता है। शायद उसने कल्टीवेशन की शुरुआत कर दी और पहले ही दिन पूरे शेंदू को जगमगा दिया। इधर वो डेस्टिनी स्टार सीधे चंगशंग के पास पहुंच गया। चंगशंग और उसने एक दूसरे को टच करते ही वहां पर कई सारे रंग बिखेरने लगे और फाइनली उस सितारे की पावर्स हासिल होते साथ ही चांगशिंग मैरो क्लेंजिंग की स्टार टैपरिंग बॉडी लेवल पर पहुंच गया। इस लेवल पर पहुंचने के बाद चांगशिंग दूसरों की बीमारियों को भी ठीक कर सकता था। इनफैक्ट चांगशिंग की ऑरा की खुशबू पड़ोस में झूले पर बैठी हुई एक लड़की तक भी पहुंच गई, इसलिए वो तुरंत ही पेड़ पर क्लाइंब करके उस एनर्जी को ट्रैक करने लगी। वो कह रही थी कि ये डेस्टिनी स्टार काफी ज्यादा कमाल का था, शायद ये बंदा मेरी इलनेस को क्योर कर पाएगा। तो तुरंत ही 1000 माइल टेलिस्मैन को एक्टिवेट करते हुए वहां से रवाना हो गई। वो बंदी सीधे रिलीजियस एकेडमी में पहुंच गई। वो कहती है कि अंकल जिन तो अब मुझे बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पाएंगे। उन्हें लग रहा होगा कि मैं कोसों दूर चली गई, लेकिन मैं तो बस पड़ोस में आई हूं। अरे अब वो चांगशिंग के पास जाने ही वाली थी कि तभी वहां पर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होकर वो बंदी कैरी में ट्रैप हो गई, जहां पर एक कल्टीवेटर उससे कह रहा था, योर हाइनेस, आखिरकार आपसे मुलाकात हो ही गई। मैं न जाने कब से ही आपका इंतजार कर रहा था। इधर चांगशिंग ने भी उस फॉर्मेशन को देख लिया, मगर उसे वो लड़की वहां पर नजर नहीं आती। इस बंदी का नाम है बाई लियो और ये बाई डी सिटी की प्रिंसेस थी। वो बंदा उससे कह रहा था कि जब से तुमने रेड रिवर क्रॉस की है, तभी से मैं तुम पर नजर रखे हुए था। लियो समझ गई थी कि ये बंदा तो एक डीमन है, इसलिए वो तुरंत ही अपने 1000 माइल टेलिस्मैन का यूज करके वहां से भागने की कोशिश करती है।
मगर उस बंदे ने वहां पर एक शील्ड फॉर्म कर ली थी, जिसे स्मोकलेस रन कहा जाता, बल इसे डीमन लॉर्ड के एक स्पेशल आर्टिफैक्ट से बनाया गया था। साथ ही वो बंदा उससे कह रहा था कि स्टार गैदरिंग रल्म का मास्टर भी इसे ब्रेक नहीं कर सकता। तुम यूं समझ लो कि तुम्हारी मौत कन्फर्म्ड है। जिसके बाद वो बंदा लियो पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसी दरमियान लियो भी अपने फॉलिंग रेन विप को समन कर लेती है, मगर वो डीमन इतना ज्यादा तेज था कि लियो उसे जरा भी घायल नहीं कर पाती। साथ ही वो बंदा कह रहा था, प्रिंसेस तुम्हारी तो मेरिडियंस ब्लॉक्ड हैं, मैं तुम्हें काफी आसानी से मार सकता हूं। लेकिन लियो एम्परर फेंग को बाहर निकालकर उसके ट्रू एसेंस का यूज करते हुए उस बंदे को पीछे की तरफ पुश कर देती है। मगर इसमें तो लियो और भी ज्यादा घायल हो गई। वो अब अपने ट्रू एसेंस का बिल्कुल भी यूज नहीं कर पाएगी। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए डीमन उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उसे खत्म करने के काफी ज्यादा करीब था, लेकिन उसी वक्त चैंगशिंग ने स्टार रिफ्लेक्ट द विसेरा की चैंटिंग करना शुरू कर दी, जिसकी मदद से लियो फेंग अपनी पावर का यूज कर पा रही थी। इधर वो डीमन शॉक था कि यहां पर आखिर है कौन जो लियो की मदद कर रहा। दरअसल चैंगशिंग ने डायरेक्शंस मार्क करते हुए लियो को उस डीमन का लोकेशन बता दिया, जिसके चलते लियो उस पर अपनी फॉलिंग रेन विप से अटैक करने लगी, जिसमें वो डीमन काफी ज्यादा घायल हो गया था। वो कहता है कि ये लड़की कमजोर है, इसकी मेरिडियंस ब्लॉक होने की वजह से ये मंत्रास का यूज नहीं कर सकती। तो फिर वो कौन है जो इसे मेरा लोकेशन बता रहा? और उतने में ही चैंगशिंग की वहां पर एंट्री हो गई और डीमन उससे कह रहा था कि मेरी मूवमेंट टेक्निक को कोई भी भाप नहीं सकता, ये हम डीमंस की एक सीक्रेट टेक्निक है, मगर तुमने तो मेरी हर एक मूव का अंदाजा लगा लिया। जिस पर जंग कहने लगा कि तुम्हारे इस फॉर्मेशन में टोटल 316 वेरिएशंस हैं, तो मैंने स्टडी करते हुए इसके हर एक वेरिएशन को रट लिया था। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मगर ये मिशन आज पूरा जरूर होगा। और फिर उसने अपनी ही स्वर्ड को खुद की बॉडी में पियर्स कर लिया, जिसके चलते वहां पर काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज होने लगती है। वेल, इसे स्मोकलेस हेवनली एनिहिलेशन कहा जाता, जिसमें आसमान से एक बहुत ही भयानक आर्टिफैक्ट बाहर आने लगा। लियो फेंग चंगशिंग को बता रही थी कि ये डीमंस का बहुत ही खतरनाक आर्टिफैक्ट है, हमें इसे कुछ भी करके रोकना होगा। अगर ये असेंड हुआ तो हमारे सर्वाइवल का कोई चांस नहीं। मगर जैसे ही उस आर्टिफैक्ट पर अटैक करती है, स्मोकलेस ने उसे पीछे धकेल दिया। यहाँ पर चंगशिंग को याद आता है कि इस आर्टिफैक्ट के बारे में उसने पढ़ा था। पहले टॉप 100 आर्टिफैक्ट्स की रैंकिंग में तीसरे नंबर पर आया था, मगर फिर एक मास्टर ने इसे डैमेज कर दिया, जिसके चलते ये अब 19वें नंबर पर है। तब चंगशिंग ने तुरंत ही अपने ड्रैगन ब्लेड को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था कि अगर मैं अपने इस डैगर से एक क्रैक बना दूं तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। ड्रैगन स्वर्ड के हल्के से अटैक से स्मोकलेस डैमेज हो गई। इस वेपन के ऑरा को जिंगजन नाम के डिवाइन इंपीरियल जनरल ने भी देख लिया था, तो वो तुरंत ही अपनी स्वर्ड को उस पर रिलीज कर देता है, जिससे स्मोकलेस पियर्स होकर जिंगजन की तलवार सीधे उस डीमन की बॉडी में पियर्स हो गई, जिसके चलते वो डीमन काफी ज्यादा घायल हो गया। और तभी जिन नाम का बंदा वहां पर पहुंच जाता है। दरअसल जिन बाइडी सिटी का ग्रैंड स्टैबर्ड था। वो तुरंत ही उस डीमन के वेपन को डिस्ट्रॉय करते हुए अपनी पावर से उस डीमन को चोक करने लगा। हालांकि तब तक जिंग जॉन भी वहां पर पहुंच गया। वो जिन से कहता है कि मैं इस बंदे को जाओ डंजन में डालना चाहता हूं, इससे हमें ढेर सारी इन्फॉर्मेशन हासिल हो सकती है, तो क्यों ना तुम इस मैटर से दूर रहो। जिस पर जिन कहता है कि 3 दिनों तक तुम्हें इसके साथ जो करना है वो करो, मगर ये चौथे दिन जिंदा नहीं बचना चाहिए। जो सुनते साथ ही जिंग जॉन उस डीमन को लेकर वहां से रवाना हो गया। अब चैंगशिंग वहां से जाने ही वाला था कि तभी जिन उसका शुक्रिया अदा करने के लिए उसके सामने एक जेड डिस्क पेश करता है। वो कह रहा था कि इसे कहीं पर भी एक्सचेंज करो और आपको 10,000 गोल्ड टेल्स मिल जाएगी, मगर चंगशिंग ने इसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। वो कह रहा था कि मुझे तो बस पढ़ाई और कल्टिवेट करना है, प्लीज मुझे इजाजत दीजिए। जो सुनकर जिन दिल ही दिल में सोचने लगा कि लड़का तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है, इसने इतने बड़े फॉर्चून को ठुकरा दिया। और अब हमें लियो हैंग की कहानी बताई गई, जो कि बाइडी सिटी की प्रिंसेस थी, मगर उसकी मेरिडियंस में ह्यूमन और डीमन के ट्रेट्स होने की वजह से वो कल्टिवेशन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। तो राजा ने फैसला लिया कि 3 सालों बाद वो लियो हैंग की शादी किसी और राजघराने में करा देंगे। वो कल्टिवेट नहीं कर सकती थी, तो उसके फादर उसे अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए यूज करना चाहते थे। हालांकि लियो हैंग की ख्वाहिश ही तो कुछ और थी, उसे एक पावरफुल कल्टिवेटर बनना था। जब उसे होश आया तब वो अंकल जिन को बताने लगी कि हमारा वो नया पड़ोसी मेरी मेरिडियंस को ठीक कर सकता है। अगर उसने मुझे क्योर किया तो मैं जरूर से अपनी किस्मत को बदल पाऊंगी।
इधर जंगशिंग कहने लगा कि कल रात तो मेरा सारा रूटीन ही बिगड़ गया। न मैं स्टारलाइट को अब्जॉर्ब कर पाया और ना ही ठीक से सो पाया। लेकिन आज सब कुछ शांत है तो मैं पूरा दिन अच्छे से यूज करूंगा। लेकिन उतने में ही लियो हैंग वहां पर पहुंच गई। उसे थैंक्स बोल रही थी, तो चंगशिंग भी उसकी बात सुनकर तुरंत ही दरवाजा बंद करने लगा। लेकिन लियो हैंग तो उसके लिए ढेर सारे तोहफे लाई थी, जिसमें कांगन बुक्स, प्रेशियस हर्ब्स और नाइट पर्ल्स शामिल थे। चोंगशिंग तो बुक्स को देखते साथ ही काफी ज्यादा खुश हो गया। लियो हैंग कह रही थी कि ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैं, प्लीज इन्हें एक्सेप्ट करके मुझे अपने डिसाइपल बना लीजिए। अब ये सुनकर ही चंगशिंग भी हैरान हो गया। लियो हैंग उसे बताती है कि मेरी मेरिडियंस में कुछ तो गड़बड़ी है, कोई भी एकेडमी इसे ठीक नहीं कर पाई, लेकिन आपकी ऑरा से मुझे काफी बेटर महसूस हुआ था, तो सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हो। हालांकि चंगशिंग को उसकी बातों में दम नजर नहीं आ रहा था। वो कहता है कि मेरे पास कोई हीलिंग एबिलिटीज नहीं, तो अपनी बात को साबित करने के लिए लियो ने अपनी विप से उस पर हमला कर दिया। तो बदले में चैंगशिंग ने भी अपनी नीडल उसमें पोक कर दी, जिससे तो लियो की मेरिडियन में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट नजर आती है। यानी कि चंगशिंग वाकई इस बंदे की मेरिडियंस को ठीक कर सकता था, लेकिन अभी भी वो उसे अपने डिसाइपल बनाने के लिए राजी नहीं। खैर, लेकिन लियो हिंग भी काफी ज्यादा जिद्दी थी। वो भी हर जगह उसका पीछा करने लगी। वो चाहे मार्केट में जाए या फिर गार्डन में, हर जगह ये बंदी उसके साथ थी। बेचारा चंगशिंग सोच रहा था कि यहां उसे प्राइवेसी मिलेगी, लेकिन लियो हैंग ने तो उसकी प्राइवेसी की धज्जियां उड़ा दी। जब वो कल्टीवेट करने बैठा, तब ये बंदी उसी के पास जाकर सो गई। यहां पर चंगशिंग जिस स्टारलाइट को अब्जॉर्ब कर रहा था, वो सारी लियो हैंग की बॉडी में जाने लगी। चंगशिंग समझ गया था कि इस बंदी की वजह से वो बिल्कुल भी फोकस नहीं रह पाएगा। इसीलिए वो लियो को बता देता है कि मैं तुम्हारा मास्टर नहीं बन सकता, मैं एक मास्टर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूं और ना ही मेरे पास उतना वक्त है। मुझे अपनी स्टडी और कल्टीवेशन पर फोकस करना है, तभी जाकर मैं इंपीरियल कोर्ट के एग्जाम दे पाऊंगा। मुझे उसमें फर्स्ट रैंकिंग हासिल करनी है। जिस पर लियो कह रही थी कि अगर आपने वो एग्जाम दिया तो आपको ही फर्स्ट रैंकिंग मिलने वाली है। तो चंगशिंग भी ये सुनकर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया कि बंदी उस पर इतना ज्यादा बिलीव कर रही। वो उससे कहता है, देखो हम दोनों के रास्ते अलग हैं, तो प्लीज मुझे और तंग मत करो। जिसके बाद वो लियो हिंग के मुंह पर ही दरवाजा बंद कर चुका। अगली सुबह जब उसने डोर ओपन किया, तब उसकी नजरें लियो को ढूंढने लगी। खैर, वो तो वहां पर थी नहीं, तो चंगशिंग भी अपने काम में बिजी हो गया। मगर अब उसे लियो हिंग की याद आ रही थी। उसने लियो के फेस पर दरवाजा बंद किया था, तो उसी बारे में सोचकर गिल्टी फील करने लगा। वो कहता है कि मैंने उस बंदे के साथ काफी बुरा बर्ताव किया, एक जेंटलमैन तो ऐसा नहीं करता। और उतने में ही उसे तोड़ फोड़ की आवाजें आने लगी। वो देखता है कि लियो तो अकेडमी की दीवार को ब्रेक कर रही है। वो कह रही थी, सीनियर, आपने कहा था कि हम दोनों के रास्ते अलग हैं, इसलिए मैंने ये नया वाला रास्ता बना दिया। मैं अभी आपसे मिलने आ रही हूं। बेचारा चंगशिंग तो इतना ज्यादा डर गया कि वो बिना शर्ट के ही टैंक 36 के घर पहुंच जाता है। टैंक कह रहा था, भाई मुझे पता ही था कि तुम उस अकेडमी में ज्यादा दिन तक टिकने नहीं वाले, मगर इतनी तेजी के साथ तुम्हारी वापसी होगी इसकी मैंने उम्मीद नहीं की। सो चंगशिंग उसे सारी कहानी बता देता है। टैंक 36 उससे कह रहा था कि उस अकेडमी ने इम्प्रेस याना हाई को डिफाई किया था, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां पर कोई और पढ़ नहीं सकता। तुम एक काम करो, उस बंदे को अपनी डिसाइपल बना लो। जिस पर जंग कह रहा था कि डिसाइपल एक्सेप्ट करना एक सीरियस मैटर है, और वैसे भी उसके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं, भला मेरे जैसा बंदा उसे क्या सिखाएगा। तो टैंग कहता है कि ये बताओ ना कि तुम डरपोक हो, तुम अपने तकदीर के खिलाफ गए, शीजी से भी नहीं डरे, इनफैक्ट स्टेट रिलीजियस एकेडमी में एडमिशन लेकर पूरी दुनिया के दुश्मन बन गए, मगर तुम एक छोटी बच्ची को एक्सेप्ट करने से डर रहे। पर जंगशिंग कह रहा था कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा, अगर मैं एग्जाम में टॉप नहीं कर पाया तो मेरी तकदीर मुझे खत्म कर देगी। तो टांग कहता है, भाई तू जल्दी नहीं मरने वाला, तू नेक दिल और बहादुर है, इसलिए तो मैंने तुझे अपना भाई बनाया। तू लोगों को ऐसे खुद से दूर नहीं कर सकता, लड़कियों को तो बिल्कुल नहीं। इधर लियो काफी ज्यादा मायूस हो गई और जिन से कहती है कि सीनियर काफी देर से वापस नहीं लौटे, मेरे ख्याल से वो मुझसे नाराज है। वहीं दूसरी तरफ चंगशिंग काफी तेजी के साथ अकेडमी की तरफ वापस जा रहा था। वो सोचता है कि उस लड़की ने मुझे रिस्पेक्ट दी, मुझे अपना मास्टर बनाने के लायक समझा, और बदले में मैंने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया। इधर जिन लियो से कह रहा था कि वो बंदा आपकी मेरिडियंस को हील कर सकता है, तो क्या आप वाकई इस मौके को गंवाना चाहती हो। जिस पर लियोंग कह रही थी कि मैं सीनियर को परेशान नहीं करना चाहती और मैं एक प्रिंसेस हूं, ऐसे किसी को तंग करना मेरी शान के खिलाफ है। मेरे ख्याल से यहां से बाइडी सिटी जाना ही सही रहेगा। इधर चंगशिंग खुद को ही कोस रहा था कि उसने इस मासूम लड़की को हर्ट किया, तो अब वो उसी रास्ते के पास पहुंच जाता है जो कि लियो ने बनाया था।
मगर उसने देखा कि लियोंग तो वहां से जा चुकी थी, जिससे जोंगशिंग का दिल टूट गया। मगर तभी उसे पीछे से लियो की आवाज़ आती है। उसे कह रही थी कि सीनियर, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आपको राइस केक पसंद है, तो ये केक्स मैं आपके लिए लेके आ गई। मैंने आपको काफ़ी ज़्यादा तंग किया था, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। और तभी ये लोग देखते हैं कि मास्टर जिन और साओ वहाँ पर पहुँच गए। जिन साओ से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज़ हमारे अकेडमी को डिस्ट्रॉय मत कीजिए, 20 सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया, मगर अब एक बंदा यहाँ पर रहने आया है। जिस पर साओ कह रहा था कि ये जगह तो डिस्ट्रॉय होनी चाहिए। पता नहीं किस बेवकूफ़ ने इसे अपना घर बना लिया। और उतने में ही उसकी नज़र पड़ी चांगशिंग पर। चांगशिंग साओ से पूछता है कि बताओ, आपका यहाँ पर कैसे आना हुआ? तो जिम कहने लगा कि जल्द ही इंपीरियल एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी खुशी में इंपीरियल पैलेस के दावत रखी, जिसमें सभी अकेडमीज़ को इन्वाइट किया गया। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपकी अकेडमी को भी न्योता भेजा जाए। जिस पर साओ कह रहा था कि ना, इसे तो इन्वाइट नहीं कर सकते, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग एक सेक्ट में कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, और इस कचरे के पास तो एक भी डिसाइपल नहीं। वो जांगशिंग से कह रहा था कि तेरे जैसा लूजर उस दावत में आके क्या करेगा, और आगे चलकर वैसे भी कोई इस खंडर अकेडमी को ज्वाइन नहीं करने वाला। उतने में ही लियोंग कहती है कि मैं यहाँ की डिसाइपल बनने के लिए तैयार हूँ। जिन भी कह रहा था कि चांगशिंग, प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर लो। तो चांगशिंग उससे कहता है कि अगर तुम मेरी डिसाइपल बनी भी तो भी मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं पाऊंगा, और मेरी वजह से तुम्हें हर बार जलील किया जाएगा। जिस पर लियोंग कह रही थी कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चांगशिंग भी उसे अपने डिसाइपल बनाने के लिए राजी हो गया, जो देखकर साओ के तो खून में आग लग गई। वो कह रहा था कि ऐसे ही डिसाइपल्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उसके लिए तो एक रिचुअल को फॉलो करना पड़ता है। तो लियो होंग तैयार होकर अपने मास्टर के सामने ऑफरिंग लेकर पहुंच गई, जिसे चांगशिंग ने भी एक्सेप्ट करके अपने मास्टर को रिस्पेक्ट दे दी। यहाँ पर लियो उसके सामने अपना माथा टेकते हुए अपने मास्टर को ऑनर करती है। पहले बो ने उसने अपने मास्टर को हेवन का दर्जा दिया। जब उसने दूसरी बार अपना सिर झुकाया तब वो अपने मास्टर को अर्थ का दर्जा दे रही थी, और तीसरे गोडाउन में चांगशिंग को ह्यूमैनिटी का दर्जा मिला। यहाँ पर जिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए, और वहीं पर चांगशिंग भी अपने डिसाइपल को देख इमोशनल हो गया, और फिर उसने स्टेट रिलीजियस एकेडमी की बुक में लियो का नाम लिखकर उस पर मोहर लगा दी। यानी कि अब ये दोनों रॉयल फैमिली की दावत को भी अटेंड कर सकते थे। और जलकुटा साओ भी इन्हें कुछ गालियां देते हुए वहां से चला गया। लियोंग कह रही थी, मास्टर, ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ है, क्या आपको इस पर गुस्सा नहीं आया? जिस पर जिंग कह रहा था कि गुस्सा होने के लिए मेरे पास उतना वक्त नहीं है, अब तो हमें उस दावत में जाकर हमारी अकेडमी को रिप्रेजेंट करना होगा। जो सुनकर ही लियो होंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। जिसके बाद हमें टीएन हाई रॉयल फैमिली के हंटिंग ग्राउंड का नज़ारा दिखाया गया। साओ यहाँ आकर एक बंदे को बता रहा था कि मैंने उस चांगशिंग को बस थोड़ा सा उकसा दिया, और वो बेवकूफ़ दावत में आने के लिए तैयार हो गया। जो सुनते साथ ही वो बंदा अपने एक सिपाही को ख़त्म करते हुए कह रहा था कि फिर तो मैं चांद को सबके सामने मार दूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि चांद की गर्दन काटने में मुझे कितना वक्त लगेगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।